ये हो गया तुम्हारा 25, 26, 27, 28, बहुत इजी। आर्टिकल 32 लास्ट में आता है। आर्टिकल 32 क्या कहते हैं अपने को आर्टिकल 32 क्या कहते हैं अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है मैं तुमको बता देता हूँ। ये है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्ट्यूररी। समझ में आ रहा है? अब सुनो एक चीज, तुम लोगों ने देखा होगा वो फिल्म, क्या बताओ ना, जय भीम। जय भीम तुमने साउथ फिल्म देखा होगा तुम लोगों ने। ये जो जय भीम का फिल्म है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है हैबियस कॉर्पस के ऊपर। हैबियस कॉर्पस के ऊपर जय भीम, जय भीम, ठीक है। जय भीम किसके ऊपर बेस्ड है? हैबियस कॉर्पस के ऊपर। अब एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या होता है? फिल्म में क्या दिखाया? अगर तुम लोगों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखा तो ज़रूर देखना इस फिल्म को, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है फॉर योर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। तुमको पता चलेगा हैबियस कॉर्पस ये रेमेडीज़ क्या होता है फंडामेंटल। उस फिल्म में ऐसा होता है कि किसी भी इंसान को धर पकड़ के पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है विदाउट एनी रीजनेबल कंटेक्स्ट, ठीक है। किसी भी रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं होता, लेकिन फिर भी उस इंसान को पकड़ के पुलिस कस्टडी में रख दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अब पुलिस कस्टडी में रखने के बाद उसको गायब कर दिया जाता है या फिर उसको मार देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब होता रहता है। तो हैबियस कॉर्पस क्या होता है पता है? हैबियस कॉर्पस जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। इस राइट के तहत तुम किसी भी इंसान को अगर जेल में घुसा के रख दिए, ठीक है, तो उसको रिलीज करने का ऑर्डर पास किया जाता है बाय दी कोर्ट। कोर्ट पास करता है तुमको, क्या बताओ, ऑर्डर कि तुम इस इंसान को रिलीज करो। क्यों सर? कोर्ट क्यों पास करता है? क्योंकि तुम्हारे पास कोई लॉफुल रीजन नहीं होता कि तुमने इस इंसान को क्यों पकड़ के रखा है। समझ में आ रहा है? तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन जो कि अनलॉफुली डिटेन किया गया है, जो कि अनलॉफुली डिटेन किया गया है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या ये समझ में आ रहा है? जय भीम देखो, बहुत मजेदार फिल्म है। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस है टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी। मैंडमस टू कंपेल है पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए ड्यूटी। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो स्टेट के अंदर में आए। तो अगर स्टेट के अंदर में आ रहा है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है कि तू स्टेट के अंडर में जो कुछ भी सर्विसेज है वो तुमको मिले। लेकिन किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक अथॉरिटी में तुम जाके तुम कुछ काम करने गए, लेकिन वो काम तुम्हारा नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? वो काम तुम्हारा नहीं कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए क्या? ब्लैक मनी। उसको क्या चाहिए? रिश्वत। तो तुमने क्या पास किया? तुमने क्या, किसके लिए अप्लाई किया बताओ? कोर्ट में मैंडमस के लिए। टू कंपेल ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी, कि सर, कोर्ट को तुम रिक्वेस्ट करो कि सर ये जो पब्लिक अथॉरिटी है ये अपना काम नहीं कर रहा है, इसको प्लीज अपना काम करने के लिए बताइए। समझ में आ रहा है? प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट टू और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इज जुरिसडिक्शन। इसका मतलब होता है ये, पकड़ लो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके नीचे है हाई कोर्ट, ठीक है, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे है लोअर कोर्ट, ठीक है। अब होता ऐसा है कि इंडिया में सबसे पावरफुल कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे पावरफुल कौन? हाई कोर्ट। उसके नीचे पावरफुल कौन? ये लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट ने पकड़ लो कोई ऐसा डिसीजन वो सुनाने जा रहा है जो उसके पावर में ही नहीं है। 4,000 करोड़ का केस है, 4,000 करोड़ का केस। इतना बड़ा केस जो है ये लोअर कोर्ट के अथॉरिटी में ही नहीं है कि वो डिसीजन सुनाए। जैसे तैसे इस केस में, इस कोर्ट में उस केस का जो है सुनवाई हो रहा है। सुन ही नहीं सकता वो कोर्ट, लोअर कोर्ट है, वो सुन ही नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि उसके पावर के बाहर है। प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन। तो जो तुम्हारे पावर के बाहर है, जो तुम कोर्ट हो, जो चीज तुम्हारे पावर के बाहर है उसके ऊपर तुमको किसी प्रकार का जजमेंट सुनाने से रोकना, उसको कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑर्डर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है? टू चैलेंज द लीगलिटी ऑफ ए पर्सन क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस। मैं तुमको एक चीज समझाता हूं। चैलेंज करना क्या? लीगलिटी ऑफ ए पर्सन जो कि पब्लिक ऑफिस में बैठा है। पब्लिक अथॉरिटी में कौन बैठता है? पब्लिक ऑफिशियल्स। पब्लिक ऑफिस में मतलब गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट है जिसमें कोई बंदा बैठ रहा है और तुम उस बंदे को जानते हो, वो बंदा 7वीं फेल है। वो बंदा क्या है बताओ ना? 7वीं फेल है। तुम उसको पता है कि ये बंदा इलीगली बैठा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इसको जैसे तैसे गवर्नमेंट जॉब मिला है, कैसे मिला है तुमको नहीं पता, क्योंकि वो तो 7th फेल है। तुमको पता है, पूरा बायोडाटा पता है उस बंदे का, ठीक है। तो तुम चैलेंज करोगे उस पर्सन के लीगलिटी को कि भैया वो बंदा कैसे लीगली बैठ रहा है उस जगह पे।
टू चैलेंज द लीगलिटी ऑफ अ पर्सन क्लेमिंग टू अ पब्लिक ऑफिस, कि वो बंदा जो बैठा है पब्लिक ऑफिस में वो कैसे, किस हक में वो बैठा है, ठीक है, ये चैलेंज करना, तुम चैलेंज करो, कोर्ट को बोल रहे हो कि सर मैं चैलेंज करता हूँ, को वारंटो करता हूँ कि ये जो पर्सन है इसके लीगलिटी दिखाओ कि वो कैसे, किस हिसाब से बैठा है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि वो पब्लिक अथॉरिटी में बैठा है, क्या समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत होता है कि भैया किसी एक बंदे को जॉब मिलता है और वो बंदा जो है किसी दूसरे इंसान को जॉब में भेज देता है और वो खुद ऐश करता है, समझ में आ रहा है ना। तो इन सारे केसेस में ऐसा होता है कि तुमको पता है ये बंदा जो है क्वालिफाइड नहीं है, वो बंदा कैसे बैठा है यहाँ पे, तो तुम चैलेंज करते हो कोर्ट को। उसके बाद सर्ट्यूटरी ऑर्डर, पकड़ लो किसी लोअर कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया जो उसके कंट्रोल में नहीं है, जो उसके पावर में ही नहीं है। लोअर कोर्ट भैया 400 करोड़ का कैसे डिसीजन सुना दिया। प्रोहिबिशन में रोकना, डिसीजन सुनाने से रोक रहा है, ऊपर वाला कोर्ट जो है ना वो लोअर कोर्ट को रोक रहा है कि भैया तू डिसीजन नहीं सुना सकता। पकड़ लो ऐसा केस है कि जहां पे डिसीजन सुना दिया गया, लोअर कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया, उसके पावर में नहीं था लेकिन उसने सुना दिया डिसीजन। अगर उसने ऐसा डिसीजन सुना दिया, अगर उसने डिसीजन सुना दिया तो उसको, उस डिसीजन को क्वॉश कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। टू कैंसिल और क्वॉश एन ऑर्डर और डिसीजन मेड बाय द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके पावर में नहीं है। ये सारे बन जाएंगे तुम्हारे, क्या बताओ ना, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो चुका है। सबसे पहली बात आपको जानना है वो ये कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है। सीधी बात, अगर पकड़ लो, आपको अगर मौका मिल जाए कि कभी अगर नरेंद्र मोदी जी पर्सनली आपको विजिट करे और बोले कि भाई मेरे, आज से तुम इस देश का पीएम, एक दिन पीएम, वन डे पीएम, क्या तुम ये मौका तुम्हारे खुद के हाथ में लेना चाहोगे? ऑफ कोर्स लेंगे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है सर, मेरे को करना क्या है मेरे को पता नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट चलाने का मेरा कोई भी किसी प्रकार का एक्सपीरियंस ही नहीं है सर। तो अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे करूं? तो ऐसे कोई भी गवर्नमेंट जो आ रहा है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड है कि क्या करे ना करे, उनके लिए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। मतलब कुछ डायरेक्शंस जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बता कर गए, बोले कि ये सारे डायरेक्शंस तुमको फॉलो करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। तो देश के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा ही करना है, तो कुछ डायरेक्शंस देकर गए, इनको फॉलो करना। तो कोई भी गवर्नमेंट आ रहा है ना, ये डायरेक्शंस फॉलो कर सकते हैं, ये मैंडेटरी डायरेक्शंस नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि मतलब तुमको ये फॉलो करना ही है, ऐसा मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है। तुम आराम से अपने आप जो भी तुमको सही लगे तुम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब अगर तुमको कुछ पता नहीं है, अचानक से तुम टपके वन डे पीएम, तो तुम ये इसका हेल्प ले सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये ओवरऑल इंडिया एंड इट्स सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बात करता है, ठीक है। कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, इंडिया के बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये इन्फोर्सेबल नहीं है थ्रू द लॉ। मतलब ये होता है कि देखो, हम लोगों ने देखो फंडामेंटल राइट्स तो पढ़े हैं, राइट। तुमको अगर किसी ने फंडामेंटल राइट नहीं दिया, स्टेट ने अगर तुमको फंडामेंटल राइट नहीं दिया, तो तुम जा सकते हो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए, राइट। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकता। अगर स्टेट ये ना करे, तुम स्टेट के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि स्टेट जी तुमने जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये तुमने फॉलो नहीं किया है, तुमने मेरे को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो मेरा अधिकार है वो तुमने नहीं दिया। भैया ये अधिकार कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है जो पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ते में है वो फॉलो कर सकता है, ठीक है। या तो ना करे, कर सकता है, ना करे, उनके मर्जी, ठीक है। BR अम्बेडकर से कुछ डायरेक्शन देकर गए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल। तो क्या कोर्ट में जा सकते हो? नहीं। क्या फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट में जा सकते हो? हाँ। क्या DPSP के लिए कोर्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते सर, ठीक है। अच्छा, इतना समझ लो, काफ़ी है। यहां से करेंगे धीरे धीरे। DSP are not enforceable in the court and do not create justifiable rights for individuals. Implementation of DPSP requires legislation, and until
such law are enacted, neither the state nor individuals can violate existing law. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डीपीएसपी को एनफोर्स करने के लिए लेजिस्लेशन चाहिए होता है, मतलब लॉज बनाने हैं, लॉ बनाना होगा इसको अगर इन्फोर्स करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, डीपीएसपी एक प्रकार का डायरेक्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको इंप्लीमेंट अगर करना है तो तुमको बनाना है भाई मेरे लॉ, तुमको बनाना है भाई मेरे लॉ। समझ में आ रहा है? जब तक कि ना लॉ बने, जब तक कि ना ये लॉ हम लोग बनाए, जो प्रेजेंट लॉ है उसको वायोलेट नहीं करना है। जो प्रेजेंट लॉ है, अभी जो लॉ चल रहा है उसको तुम वायोलेट नहीं कर सकते। जो प्रेजेंट लॉ है उसको वायोलेट नहीं कर सकते। प्रेजेंट लॉ को तुम वायोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेजेंट लॉ को तुम वायोलेट नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पकड़ लो कोई एक प्रेजेंट लॉ है, वो चल रहा है, प्रेजेंट लॉ जो है वो चलते जा रहा है। ठीक है, अब डीपीएसपी के तहत, डीपीएसपी के तहत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो कुछ और कहता है। वो इस लॉ के अगेंस्ट ही कहता है, पकड़ लो, वो इस लॉ के अगेंस्ट कहता है जो प्रेजेंटली लॉ चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा डीपीएसपी में जो लिखा है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर इंप्लीमेंट करना है तो तुमको लॉ बनाना होगा, डीपीएसपी से निकाल के तुमको लॉ बनाना होगा। ठीक है, जब तक कि ना ये लॉ बने इसको तुम वायोलेट नहीं कर सकते। ये प्रीवियस लॉ जो प्रेजेंटली चल रहा है उसको वायोलेट नहीं कर सकते। समझे? Implementation of DPSB requires legislation, and until such law are enacted, neither the state nor individuals can violate existing laws. State भी या फिर हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो एग्जिस्टिंग लॉ को वायोलेट नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है सर? हाँ। DPSP do not confer or take away legislative power from the appropriate legislature. DPSP do not, सुनो अच्छे से, do not confer or take away legislative power from the appropriate legislature. legislature का काम क्या है? लॉ बनाना। legislature का काम है लॉ बनाना। क्या डीपीएसपी के अगेंस्ट तुम लॉ बना सकते हो? हाँ। तो डीपीएसपी तुम्हारा लॉ मेकिंग पावर को छीनता नहीं है, छीनता नहीं है। डू नॉट कन्फर और टेक अवे लेजिस्लेटिव पावर, तुम्हारा लॉ मेकिंग जो पावर है उसको छीनता नहीं है डीपीएसपी। क्यों नहीं छीनता? अगर डीपीएसपी के अगेंस्ट में तुम कुछ बना ही नहीं सकते अगर पकड़ लो डीपीएसपी के अगेंस्ट तुम कुछ बना ही नहीं सकते तो तुम्हारा पावर कहाँ है? पावर तो निकल रहा है, पावर तो तुम्हारा चला गया, राइट? डीपीएसपी के तहत तुमको अधीन होकर रहना पड़ेगा। डीपीएसपी जो है लिखा है उसके अगेंस्ट तुम कुछ नहीं बना सकते, तो तुम्हारा लॉ मेकिंग पावर वहां पे लिमिट हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर यही बता रहे कि डीपीएसपी डू नॉट कन्फर और टेक अवे, तुम्हारा पावर छीनता नहीं है। तुम बनाओ जो मर्जी है, डीपीएसपी के अगेंस्ट में बना दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम बना सकते हो। ठीक है, समझे? कोर्ट्स कैनॉट डिक्लेयर लॉ वॉइड फॉर कॉन्ट्रावेनिंग डीपीएसपी, फॉर कॉन्ट्रावेनिंग डीपीएसपी। इसका मतलब क्या है? कुछ लॉ बना, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया डीपीएसपी के अगेंस्ट, डीपीएसपी में कुछ और लिखा है, गवर्नमेंट ने कुछ और बना दिया है। डीपीएसपी में कुछ और लिखा है, गवर्नमेंट ने कुछ और बना दिया, तो क्या तुम्हारा लॉ वॉइड हो जाएगा? नहीं। लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशन तो बाप होता है ना, हमारा लॉ जो है वो तो बाप नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बाप होता है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अगेंस्ट में अगर कोई लॉ बन रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होगा ना, इस प्रकार से चलना होगा ना। वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है भाई मेरे। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट में भी तुम बना सकते हो। क्या बना सकते हो? लॉ। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मतलब क्या? तुम कुछ एक गाइडेंस देना कि तुमको कैसे कंट्री को रन करना है। समझ में आ रहा है? तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है, और इसके अगेंस्ट तुम लॉ बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना फ्रीडम है। कोर्ट कैनॉट कंपेल द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, इस बात का ध्यान रखो। कोर्ट गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता कि डीपीएसपी फॉलो करो भाई। ठीक है, फिर देखो, द स्टेट मस्ट इंप्लीमेंट डीपीएसपी विद इन द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जितना पावर दिया है तुमको, स्टेट को जितना भी पावर मिल रहा है, उस पावर के हद में रह के तुम डीपीएसपी को लागू करो। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुमको लागू नहीं करना है जो किसी दूसरे कम्युनिटी या फिर किसी दूसरे, क्योंकि इंडिया इज अ मिक्स्ड, ठीक है, आज की डेट में इंडिया जो है
ये एक देश है ऑफ मिक्स्ड कम्युनिटीज, राइट। स्टेट को डीपीएसपी इंप्लीमेंट तो करना है, लेकिन अपने हद में रह के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जितना तुमको पावर दे रहा है उस पावर के अंदर रह के। इसको ना जनरली तुम एक बार देख लो, इसको रीड कर लो, एक बार दिमाग में बिठा लो। अगर ये जो चीज़ है ना की एस्पेक्ट ऑफ डीपीएसपी, ये एक्सप्लेन करता है कि डीपीएसपी होता क्या है, ठीक है। डीपीएसपी होता क्या है ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यहां से अगर मैं तुमको बताऊं, दो चीज तुमको दिमाग में रखना होगा, दो चीज तुमको दिमाग में बिठा के लेकर जाना है। पहला चीज ये है कि डीपीएसपी जो है ये इसको मैंडेटरी फॉलो नहीं करना है। दूसरा ये है कि कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकता, मतलब तुम कोर्ट में जाके नहीं बोल सकती मेरे को डीपीएसपी के तहत मेरे को ये सुविधा दो। डीपीएसपी जो है एक प्रकार का डायरेक्शन है, गाइडेंस है, इसको फॉलो कर सकता है गवर्नमेंट, नहीं भी कर सकता है। और खुद कोर्ट डीपीएसपी को लागू करने के लिए गवर्नमेंट को नहीं कह सकता। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये जो है तुम कहोगे सर डीपीएसपी डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी डीपीएसपी क्या है? इसमें बहुत सारे हैं डीपीएसपी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंस मेंशन्ड है, ठीक है। इन सारे इंपॉर्टेंस में से भी मैं कुछ चंद चुन के तुमको समझाऊंगा, बाकी तुम रीड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 10 तुम याद करके चले जाओ, 8 से लेकर 10 याद करके चले जाओ, इट्स मोर देन इनफ। पहला देखो, इजी इजी बताऊंगा सो दैट तुम समझ में आ जाए कि डीपीएसपी क्या है। द स्टेट मतलब गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल हेरिटेज के अंदर जो नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे जैसे बताओ ना, वो सारे मॉन्यूमेंट्स, लाल किला, ठीक है, ताजमहल। अब ये तो देखो, अब तुम बोलोगे सर ये तो बाहर वाले इन्वेडर्स ने बनाया था, जो भी है। अब देखो, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो लाल किला, ठीक है। अब इसके पीछे भी बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है कि वो कहते कि लाल किला उन्होंने नहीं बनाया जिन्होंने हमको लूटा है, हम लोगों ने बनाया है, वगैरह वगैरह। ये तो चलता रहेगा, डिबेट ये चलता रहेगा, इसके टॉपिक के ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ नेशनल द स्टेट। अब तुम सोचो कि तुम क्लास, अब पकड़ लो, तुम सोचो कि तुम क्लास 7 में हो, ठीक है, और तुमको मैं ताजमहल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो तुमको कुछ आइडिया नहीं है, तुमको बहुत सुंदर लग रहा है वो चीज़, वो सोचो, ठीक है। द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि ताजमहल, वाओ सो ब्यूटीफुल, ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है, ये वगैरह वगैरह, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको तुमको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो नेशनल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट, द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, सेफ गार्ड करो फॉरेस्ट को, ठीक है। फिर देखो, द स्टेट शुड ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, इन सब में तुमको इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूव ब्रीड्स को इंप्रूव करो जितना हो सके। प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है भाई मेरे, ठीक है। प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल, ठीक है। तो इनको थोड़ा आपको प्रोहिबिट करना है फॉर स्लॉटरिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्या देखिए, हाँ, द स्टेट मस्ट प्रोमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है। उनके हित के लिए, उनके भलाई के लिए यू शुड थिंक अबाउट इट एंड यू शुड टेक स्टेप्स, ठीक है। कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करो अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन में आता ही है, फंडामेंटल राइट्स है तुम्हारा। 14 साल तक तुमको फ्री एजुकेशन मिलेगा सरकारी स्कूल में। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई मेरे। चलो, इतना काफ़ी है, बाकी तुम एक बार रीड कर लेना, कोई टेंशन वाली है। देखो, विलेज पंचायत वगैरह जो इसको सेटअप करो, जितना ज़्यादा विलेज पंचायत सेटअप होगा प्रॉपर तरीके से उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। एक कोई भी गरीब इंसान, पिछड़ा इंसान, वो सीधा मोदी के साथ कांटेक्ट कैसे करेगा? बहुत सारे हर्डल्स है, राइट। लेकिन मोदी गवर्नमेंट अगर विलेज पंचायत बिठा दे तो विलेज पंचायत तो कांटेक्ट कर सकते हैं मोदी के साथ, मतलब गवर्नमेंट के साथ। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, चलो आगे देखते। ये रिपीट हुआ है, ये वाला मतलब टॉपिक, ये टॉपिक रिपीट हुआ है, इसको कट कर दो। ये हम लोग कराएंगे, टेंशन ना लो। यहां से देखो, हु क्वालिफाइज एज ए सिटीजन अंडर आर्टिकल 5।
आर्टिकल 5 कहता है कि सिटीजन कौन होता है। सीधी बात, देखो इनमें से कोई भी तुम जो है क्राइटेरिया फॉलो करो तो तुम हिंदुस्तान के सिटीजन कहलाए जाओगे। डोमिसाइल है तुम्हारा इंडिया में, मतलब परमानेंट रेसिडेंट, जमीन वगैरह खरीद के रखे हुए इंडिया में बहुत पहले से, परमानेंट रेसिडेंट हो। द द पर्सन मस्ट हैव देयर डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, born in India, the person who was born in the territory of India. तीसरा, parentage, either of the person's parents was born in the territory of India, या तो मम्मी या तो पापा, दोनों में से कोई भी एक इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। रेसिडेंसी, the person have been ordinarily resident in the territory of India for at least 5 years immediately before the commencement of the constitution. constitution बनने से कम 5 साल पहले से तुम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट थे इंडिया के। सर आज की डेट में ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना बहुत टाइम हो चुका है। अब सबको पता है कि कौन इंडिया का भारतीय नागरिक है या नहीं है। अगर तुमको नागरिक बनना है, तुमको अगर नेशनलिटी चाहिए इंडियन का तो तुमको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे हम लोग। क्या बताओ? इंडियन पार्लियामेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भैया तुमको भी पता है, हमको भी पता है, राज्यसभा होता है एंड लोकसभा होता है। क्या क्या बताओ? 2 हाउसेज होते हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलीग कंप्राइजिंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। दोनों मिलके क्या करते हैं बताओ ना भाई मेरे? दोनों मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, देश के प्रेसिडेंट को, ठीक है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बवाल वाले पावर से भाई, सबसे पावरफुल पावर अगर है प्रेसिडेंट के अंदर वो है मिलिट्री पावर। समझ भाई मेरे, किसी भी दूसरे देश को अगर अटैक करना है ना तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है भाई मेरे। प्रेसिडेंट जब तक अप्रूवल नहीं देगा तुम किसी दूसरे कंट्री में फाइट नहीं कर सकते। मिलिट्री जो है ना वो प्रेसिडेंट के अंदर रहता है भाई मेरे, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहता है मिलिट्री। एक इशारे में पाकिस्तान को उड़ा सकता है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी ने कमांड किया कि हाँ जला दो पाकिस्तान को तो जला देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मोदी जी ने अगर कहा जला दो पाकिस्तान को तो वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मिलिट्री जो है वो प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट जो है ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ वार्तालाप करके, ठीक है ना, काम करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। तो आर्म्ड फोर्सेस जो है ना वो प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है, ये सबसे बड़ा पावर है प्रेसिडेंट का, ठीक है। अच्छा, Article 53 of the Constitution vests the executive power of the Union in the President. This executive power encompasses various aspects of governance and including administrative power, execution of laws and administration of government departments. ये मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, एक बार पढ़ लो। Command of the armed forces, legislative powers, summoning, propagating and other functions related to legislature, judicial powers, granting pardons, reprieves, etc. to persons convicted of crimes. अब तुमको समझाता हूँ एक एक करके। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ बना सकता है, हाँ बना सकते हैं। कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट, हाँ बना सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ने अगर लॉ बनाया उसको हमको पास करना होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। प्रोड्यूस करना होता है, 7 दिन का टाइम रहता है, प्रोड्यूस करके उसको पास करना होता है। क्या होता है कि कभी कभार ना हाउसेस बंद रहते हैं, लोकसभा राज्यसभा बंद रहता है, आउट ऑफ सेशन रहता है। जब भी आउट ऑफ सेशन है और इमरजेंसी में मुझको तुमको कुछ पास करना है तो क्या पास करेंगे? प्रेसिडेंट पास करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंसेस पास करेगा, उसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस। तो जब भी तुमको दिख रहा है कि राज्यसभा लोकसभा बंद है और पार्लियामेंट के विदाउट द पार्लियामेंट तुम कैसे लॉ बना सकते हो, तो एक इंसान है उस इमरजेंसी टाइम पे लॉ बना सकते हैं, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। अब ये ऑर्डिनेंस जो है ना ये टेम्पररी होता है। जब भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करेगा ना, इसको जब भी लोकसभा राज्यसभा का हाउस फिर से सेशन में आ जाता है तब वहां पे तुमको इसको मैंडेट देना होता है, ठीक है। जब तक कि ना राज्यसभा एंड लोकसभा मैंडेट में मतलब सेशन में आ जाए, पार्लियामेंट जब तक कि ना खुल जाए तब तक प्रेसिडेंट ने जो भी ऑर्डिनेंस पास किया वो फॉलो करना है। प्रेसिडेंट ने अगर बोला पकड़ लो कल से जो है ना राज्यसभा लोकसभा बंद है, ठीक है, एक महीना बंद रहेगा फॉर एग्जाम्पल। अब होता क्या है, इमरजेंसी में प्रेसिडेंट को दिखा, प्रेसिडेंट को मतलब ऐसे दिमाग में आया कि आज से कोई भी इंसान कार नहीं चलाएगा,
कोई भी इंसान क्या नहीं चलाएगा, कार, गाड़ी, व्हीकल नहीं चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबको साइकिल से आगे आना जाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। प्रेसिडेंट को अगर लगा इमरजेंसी, अच्छा ये तो इमरजेंसी वाला चीज़ है नहीं, इमरजेंसी में तो ये वाले पास होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हाँ कुछ भी ऐसा खुराफती सोच लो तुम, ठीक है। प्रेसिडेंट को अगर लगा तो वो पास कर देगा, ऑर्डिनेंस पास कर देगा, कोई टेंशन नहीं। ऑर्डिनेंस क्या कर देगा बताओ, पास कर देगा। क्या? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर देगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर देगा। और कल से इसको फॉलो करना है, सबको फॉलो करना होगा, ये चीज समझ में आ रहा है। ऑर्डिनेंस का मतलब समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इस ऑर्डिनेंस को तुमको पेश करना है। जब भी पकड़ लो लोकसभा राज्यसभा जो है वो सेशन में आ चुका है, तब तुमको ये ऑर्डिनेंस लेकर जाना होगा लोकसभा राज्यसभा में। 6 हफ्तों के अंदर अंदर इसको पास करना होगा, इसको मैंडेट देना होगा कि प्रेसिडेंट ने ऐसा रूल बनाया है, इसको हम लोग मैंडेट देंगे, हामी भरेंगे, ना करेंगे, जो भी है। अगर नहीं हुआ तो लैप्स हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ फिर से? लैप्स हो जाता है, वो बंद हो जाएगा फिर, ठीक है, वो फिर से कंटिन्यू नहीं होगा। अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो तुमको लोकसभा राज्यसभा जब भी सेशन में आ जाए उसको पास करना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, बहुत बहुत। पावर टू प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंस, तो यही है ऑर्डिनेंस पास करने का पावर, ठीक है। ऑर्डिनेंस पास करने का पावर जो मैंने तुमको बताया अभी। A significant legislative power of the president is the ability to promulgate ordinances. Under Article 123 of the Constitution, the president can legislate by ordinances when immediate parliament enactment is not feasible. मतलब पार्लियामेंट जो है वो बंद है, पार्लियामेंट में ये नहीं जा सकता अभी के लिए, इमीडिएटली नहीं जा सकता, तो प्रेसिडेंट से हम लोग अप्रूवल ले लेंगे। दिस पावर इज एन एग्जीक्यूटिव, इज एज एग्जीक्यूटिव एज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड इज सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। ये पावर जैसे हमारे पार्लियामेंट का पावर होता है, वो पूरा पावर एक ही इंसान के अंदर है, वो है प्रेसिडेंट के अंदर। वो अगर चाहे तो वो पास कर सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के। अब ये है राज्यसभा एंड है लोकसभा। राज्यसभा एंड लोकसभा, क्या बताओ? राज्यसभा एंड लोकसभा। देखो अच्छे से करेंगे। द राज्यसभा, वन ऑफ द हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 250 मेंबर इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स। The president nominates 12 members who have special knowledge or practical experience in fields such as literature, science, art, social services. ठीक है। फिर आते हैं elected members. Up to 238 representatives are elected from the states and union territories. क्या ये समझ में आ रहा है? The allocation of these seats is determined by the 4th schedule of the constitution. तो constitution के 4th schedule में ये वाला चीज लिखा है, ये allocation, कि कितना प्रेसिडेंट, कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करेंगे, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ऑन द 4th शेड्यूल। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट यूजिंग द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंपल चीज़ है, जिस भी स्टेट में जो भी गवर्नमेंट जीता वहां से एक मेंबर जो है वो आएगा, ठीक है। वो स्टेट भेजेगा कि कौन मेंबर आ रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके। फिर देखो लोकसभा। द लोकसभा, द अदर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स chosen by direct election based on adult suffrage. The maximum strength of the Lok Sabha is 552 members, including elected members from the state, up to 530 members elected to represent the state, elected members from the union territories, up to 20 members represent the union territories, nominated members है। फिर the president can nominate up to 2 members from the Algo Indian community। ये Algo Indian community क्या है सर प्रेसिडेंट? ये बता दो, बाकी तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन Algo Indian community क्या है? Algo Indian community जो है ना, ये एक प्रकार के क्या बताओ, एक प्रकार के नेटिव इंडिजिनियस ट्राइब है। इंडिजिनियस ट्राइब, नेटिव इंडिजिनियस ट्राइब है, एक प्रकार के ट्राइब है, ठीक है। और ये ट्राइब जो है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो है एरिया में, वहां पे वो लोग रिसाइड करते हैं, स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ नागालैंड, NAGALAND, नागालैंड, ठीक है। वहां पे तुमको दिखेगा। वहां पे क्या होता है कि पहले था, अब तो पूरा मॉडर्न हो चुका है। अब तो भाई तुम डिमापुर घूम के आओ, पूरा प्लेन्स, मतलब प्लेन्स इन अ सेंस कि सारे जो है बाकी की जो कम्युनिटीज़ है वो मिलेंगे तुमको मैक्सिमम डिमापुर में, जो नागालैंड का एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड, नागालैंड का वन ऑफ द सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो है एरिया अपना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वहाँ पे तुमको मिलेगा तुमको मिलेगा
बिहार से लोग मिलेंगे, यूपी से लोग मिलेंगे, फिर तुम्हारा राजस्थान से लोग मिलेंगे, अलग अलग कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटीज़, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, ठीक है, जैन कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटीज़, वो सारे मिलेंगे तुमको वहाँ पे डिमापुर में। अब तो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप, अब जो तुम लोग जो सोच देखते हो ना, क्या कहते हैं इसको, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का दिसंबर में आता है, 10 तारीख से स्टार्ट होता है। बवाल, तुम जाके आओ, बहुत ज़्यादा बवाल, बहुत मस्ती, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था मैं तुमको बताता हूँ। अब तुम डिस्कवरी वगैरह देखोगे तो वहाँ पे दिखाएंगे, नेट जियो में दिखाएंगे। अब तुम वो पाताल लोक भी देख सकते हो, पाताल लोक 2, वहाँ पे जो पूरा नागालैंड के बारे में, वो स्टोरी पूरा नागालैंड का ही है, पूरा फर्स्ट टाइम एवर नागालैंड का इंडिजिनियस स्टोरी बनाया उन लोगों ने, बहुत बवाल। तुमको सब लोग फेशियल एक्सप्रेशन से, मतलब फेशियल स्ट्रक्चर से तुमको लगेगा कि यार ये तो इंडिया के बाहर के लोग हैं, नहीं, ये इंडिया के ही है, इंडिया के नेटिव इंडिया के ही है लोग, बट देयर लुक फेशियल फीचर्स आर डिफरेंट ऑब्वियसली यार। तुम अगर नॉर्थ में जाओगे उनके फेशियल फीचर्स डिफरेंट रहेंगे फ्रॉम द साउथ, साउथ के फेशियल, ये इंडिया का जो जियोग्राफी है ना, इतना बवाल है भाई मेरे, कि तुमको हर टाइप का क्लाइमेट मिलता है, इसलिए वहाँ पे हर टाइप के तुमको अलग अलग टाइप के तुमको फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल स्ट्रक्चर वाले लोग, बॉडी स्ट्रक्चर वाले लोग, सब प्रकार के मिलेंगे इंडिया में। यही है एक प्रकार का ना, मतलब बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री है ना जो हाईली फर्टाइल फॉर एवरीथिंग, कुछ भी जो अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा पाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे थोड़ा, इंडिया में भर भर के है, ठीक है। एंड बहुत होमोजीनियस है, होमोजीनियस इन द सेंस कि अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ मिलके रहते हैं, समझ में आ रहा है, देखने में फेशियल, क्योंकि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड फेशियल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह वगैरह। ये तुम्हारा एक तो जीन है। अब ये जीन डेवलप कैसे होता है, वही है कि तुम क्या खाते हो पीते हो वगैरह वगैरह, ये तो है ही। फिर तुम्हारे क्लाइमेट्स वगैरह इनके लिए, इनके ऊपर डिपेंड करता है, समझ में। जैसे मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, पानी है, पानी में क्या ग्रो होता है, एल्गे, क्योंकि वो सुइटेबल है, उस इन्वायरमेंट वो सुइटेबल है ग्रो करने के लिए। उसी प्रकार से जैसे जैसे तुम इन्वायरमेंट चेंज करोगे ना, वैसे वैसे तुमको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे जैसे तुम जियोग्राफी चेंज करोगे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग एंड उनके बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह मिलेगा। तो इनका बहुत अलग होता है, ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि अब तो एवरीथिंग इज़ डेवलप्ड। अब जो विलेजेस वगैरह के बारे में बात करें ना यहाँ पे, देखो, believes that the community, number two members of the argument community, if she believes that the community is not adequately represented in the house। अच्छा, ये एक्चुअल में एल्गो इंडियन कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन कम्युनिटी यही है, वो एक ट्राइबल जो है लोग रहते हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। दे आर नोन फॉर देयर, एक्चुअली ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच कल्चर है, हेरिटेज है। तुम अगर हॉर्नबिल विजिट करोगे तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे ना, जैसे तुम खेलते हो ना गेम क्लैश ऑफ क्लैंस, वो एक्चुअल में क्लैंस थे वहाँ पे, ठीक है, क्लैंस थे, विलेजेस थे, ठीक है, क्लैंस विलेजेस। तो ये एक क्लैन दूसरे क्लैन के साथ फाइट करते थे, और भैया हेड हंटर्स वगैरह, बहुत बवाल, मतलब देखोगे तो पागल हो जाओगे। अब होता ये है कि इनका कम्युनिकेशन विद द सेंटर वो बहुत मिनिमम था कुछ साल पहले तक, ठीक है, कुछ साल पहले तक बहुत मिनिमम था। और एंड दे वर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर कि चलो अपना खुद का एक कंट्री हो जाए, खुद का एक कंट्री हो जाए, खुद का कंट्री। लेकिन दैट वेर ऑल पॉलिटिकली ड्रिवन थिंग। वो ऐसा नहीं है कि वो लोग खुद का कंट्री लेंगे तो सर्वाइव कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज दे नीड आर हेल्प। अगर वो खुद इंडिपेंडेंटली रहना चाहे ना तो सीधा चाइना अटैक करेगा, चाइना अटैक करके ले लेगा नागालैंड को, कुछ कर नहीं सकते तब। तो इंडिपेंडेंट तो वो रह नहीं सकते, सीधी बात है, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, ठीक है। और अब ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो है उनका कम्युनिकेशन, क्योंकि उनके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी, उनका स्टेट गवर्नमेंट जो है अभी प्रेजेंट के डेट में बीजेपी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी है, राइट। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, डेवलपमेंट बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है। स्टेट इंप्रूव कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब बात यह है कि पहले तो ऐसा नहीं था, राइट। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको अगर लगे कि यार इन कम्युनिटी से लोग नहीं आ रहे हैं, तो इन कम्युनिटी से 2 लोग जो है वो नॉमिनेट करते हैं बाय प्रेसिडेंट। इन कम्युनिटी से, एल्गो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोग नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है
कि इनको रिप्रेजेंटेशन जो है चाहिए होगा, हाउस में 2 मेंबर बिठाओ इनका। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टेट इन सच अ वे that the ratio between the number of seats allotted to each of the state and population of the state is as far as practicable the same for all the states। मतलब जितना जो स्टेट जितना ज़्यादा स्टेट मतलब बड़ा होता है उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन आता है। समझ में आ रहा है? छोटे स्टेट्स में एक रिप्रेजेंटेशन जाएगा, बड़े स्टेट्स में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जाएगा, इस प्रकार से। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत बवाल। नेक्स्ट आता है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स which plays a pivotal role in the governance of the country. Key points: composition of leadership. There shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president. प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन रहेंगे ये मैं तुमको बताता हूँ, टेंशन ना लो। द प्रेसिडेंट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब जो कुछ भी एडवाइस प्रोवाइड करेंगे ना वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर रहता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अपॉइंटमेंट: द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑब्वियसली। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो बताओ बात, देखो मैं तुमको सीधी बात बताता हूँ, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली इलेक्ट होता है थ्रू द पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है। पीपल ऑफ द इंडिया ने चॉइस बता दिया वोटिंग के माध्यम से कि इनको हमको बनाना है, इस पार्टी को बनाना है। अब ये गए प्रेसिडेंट के पास, जैसे तुम देखोगे इलेक्शन जीतते तो क्या करते हैं बताओ ना, प्रेसिडेंट के पास जाता है, फटाफट जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, अपना अपना क्या बनाता है, गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास गए पीएम गए कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास। पीएम गए प्रेसिडेंट के पास गए, ठीक है, गए प्रेसिडेंट के पास पीएम। पीएम ने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया, बोला कि हाँ ठीक है आज से तुम पीएम। पीएम क्या करेगा, पीएम एक काउंसिल बिठाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इजे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको भी अपॉइंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन अपने मन के मर्जी के हिसाब से अपॉइंट नहीं कर सकता। पीएम जिसको रेकमेंड करेंगे ना, जिसको रेकमेंड करेंगे, एडवाइस करेंगे, उसी को करना होगा। पीएम के एडवाइस में करेगा प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा बता, इसका ड्यूटी है प्रेसिडेंट को एड करना। प्रेसिडेंट को क्या करना बताओ, एडवाइस देना कि कैसे क्या करना है, आपको नहीं करना है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारा जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, ठीक है। फिर देखो साइज लिमिटेशन। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब लोकसभा लोकसभा का 15% जो मेंबर्स है उतना ही होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है। टेन्योर: मिनिस्टर्स कंटिन्यू टू ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जितना टाइम तक रहेगा उतना टाइम तक तो उनको जो है असिस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी: द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। ओथ ऑफ ऑफिस: बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस मिनिस्टर्स मस्ट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑब्वियसली। सैलरीज एंड अलाउंसेस, ये तो भाई जैसे जैसे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेकंड शेड्यूल में, उसके हिसाब से तुमको सैलरी मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट। अब लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसपे कौन बैठते हैं बताओ, जिसपे बैठते हैं एमएलएस, मिनिस्टर ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस बैठेंगे। सर एमपी कहाँ पे बैठते हैं, मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में बैठेंगे एमपी, एमएलए, एमपी, एमएलए, एमपी, एमएलए, एमपी। समझ में आ रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा सुनो, लेजिस्लेचर्स कितने प्रकार के होंगे? हाँ जी, 2 प्रकार के। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सा बड़ा है सर? लेजिस्लेटिव काउंसिल बड़ा है, ठीक है, बिग ब्रो। लेजिस्लेटिव असेंबली स्मॉल ब्रो, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स बैठेंगे ना वो इलेक्ट होके आते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द पब्लिक।
पब्लिक वोट करके इनको बिठाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये मेंबर्स वोटिंग डाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को बिठाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पूरा क्लियर हो चुका है? कोई टेंशन नहीं है सर? बहुत ज्यादा बवाल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स बैठेंगे ना, उनको कहा जाता है MLCs। MLCs, ठीक है? ये याद रखना। याद रख पाओगे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है? हाँ सर, कोई टेंशन तो है नहीं? बहुत ही ज्यादा बवाल, ठीक है? अच्छा, ये हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा मार्किंग वगैरह करवा दूंगा मैं, ठीक है? देख लो फटाफट। Constitutional legislatures. Every state in India has a legislature consisting of the governor and either one or two houses. Types of legislatures दो प्रकार के होते हैं, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। यूनिकैमरल मतलब स्टेट जहां पे एक ही हाउस है, जो कि है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ही हाउस है। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे दो है, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो है बाइकैमरल, ठीक है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स। अब कौन से वो स्टेट से सर? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वहां पर बाइकैमरल है। बाइकैमरल मतलब वहां पे दो लेजिस्लेटिव बॉडीज है, दो हाउसेस है। एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मैंने तुमको यहां पे समझाया, ठीक है? फिर आता है लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बारे में देखेंगे। कॉम्पोजिशन है 60, इट हैज बिटवीन 60 and 500 मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से डायरेक्ट इलेक्ट होके जाते हैं। टर्म 5 साल का होता है, ठीक है? असेंबली 5 years, ठीक है? उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉम्पोजिशन है, साइज इज अप टू 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बट कैन नॉट बी लेस देन 40। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितना है उसका 1/3, 1/3, ठीक है? समझ में आ रहा है? 1/3। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 से कम मेंबर्स नहीं बैठ सकते। टेन्योर क्या रहेगा? द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट बॉडी, इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, हमेशा रहेगा, परमानेंट है वो। यहाँ इसके जो मेंबर्स है वो रिटायर होते रहते हैं, एवरी 2 साल में रिटायर होते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हो जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होता है, काउंसिल डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये परमानेंट बॉडी है, ठीक है? और असेंबली जो है वो टेम्पररी 5 साल बाद डिसॉल्व होता रहता है। लेजिस्लेटिव असेंबली 5 year, द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 year फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग डेट अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर। अगर इससे पहले भी आप लोग डिसॉल्व कर दो तो कर देंगे डिसॉल्व, ठीक है? डिसॉल्व मतलब बंद कर देना, उसके फिर से बनाना लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठेंगे वो पार्ट एंड पार्सल रहेगा इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स कौन बैठेंगे उस डिसीजन पे, ठीक है? वो लोग डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर देखो गवर्नर। गवर्नर जो है, ये गवर्नर का पावर बहुत बवाल होता है, बहुत अच्छा खासा पावर होता है गवर्नर का। एग्जीक्यूटिव पावर है, अपॉइंटमेंट, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स है। देखो एग्जीक्यूटिव गवर्नर पावर, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर। जैसे इंडिया में सबसे हेड कौन है? प्रेसिडेंट। वैसे स्टेट में होता है गवर्नर। All executive actions are taken in their name. This is similarly to the president's role in the union level. ठीक है? Appointment. The governor is appointed by the president, not elected. इसको appoint किया जाता है and hold office at the president pleasures. The same person can be appointed as governor for 2 or more states. एक से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर अपॉइंट हो सकता है, कोई एक इंसान, ठीक है? Legislative and judicial power. The governor has executive, legislative and judicial power like the president but lacks diplomatic and military power. लेकिन military power तो रहेगा नहीं, diplomatic power नहीं रहेगा, ठीक है? एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल कंट्रीज के साथ, एक्सटर्नल अफेयर्स में, अलग अलग कंट्रीज फॉरेन अफेयर्स में वो डील नहीं कर सकता, जो कि प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है? डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, मिलिट्री पावर नहीं है गवर्नर के पास। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जैसे प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, वैसे जैसे मैंने तुमको बताया था कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, ठीक है? देखो ऊपर में प्रेसिडेंट हम लोगों ने करवाया। अच्छा यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, टेंशन वाली बात नहीं है। ऑर्डिनेंस, जैसे प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या करता है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट अगर इन सेशन नहीं है, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, नॉट इन सेशन, नॉट इन सेशन, नॉट इन सेशन, इमरजेंसी में कुछ नियम कानून बनाना है तो प्रेसिडेंट बना देगा नियम कानून इमरजेंसी में, इन केस ऑफ
इमरजेंसी, ये इंदिरा गांधी वाला इमरजेंसी नहीं। इमरजेंसी इन सेंस की तुम्हारे जो 2 हाउसेज है पार्लियामेंट के वो इन सेशन नहीं है, वो बैठे नहीं है, वो क्लोज्ड है अब, ठीक है, तो तब प्रेसिडेंट बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी को फिर पार्लियामेंट में पास करवा के उसको एक्सेप्टेंस दिलाना होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये सेम पावर गवर्नर के पास है इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अभी स्टेट में जो तुम्हारा लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर बंद है, पकड़ लो, हाउसेस बंद है, सिंगल हाउस हो बोथ हाउस बंद है, तो क्या क्या कर इमरजेंसी में कुछ लागू करवाना है, गवर्नर करवाएगा। प्रोमिलिगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, दिस ऑर्डिनेंसेस हैव द सेम फोर्स एज इफेक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वही सेम पावर रहेगा स्टेट लेजिस्लेचर जैसा। ठीक है, समझ में आ रहा है? द गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर। ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस लेके फिर गवर्नर जो है वो एक्सरसाइज करेगा अपने पावर को। Ordinances must be laid before the state legislature when it resembles and ceases to have effect 6 week after 6 week का तो तुमको पता ही है। जैसे ऑर्डिनेंस सब केसेस में ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास कर रहा हो या फिर गवर्नर पास कर रहा हो, गवर्नर अगर पास कर रहा है ऑर्डिनेंस तो इसको 6 हफ्तों के अंदर अंदर पास करवाना होगा जब तुम्हारा स्टेट असेंबली सेशन में आ जाएगा। ठीक है, स्टेट असेंबली फिर से बैठ गया तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर गवर्नर जो नया नियम बनाया था इमरजेंसी में उसको वैलिड करवाना होगा, उसको राजी देना होगा तुम्हारी स्टेट असेंबली में। जैसे पार्लियामेंट में होता है, प्रेसिडेंट अगर कोई नया नियम लेकर आए और पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, जैसे पार्लियामेंट सेशन में आ जाता है ना, 6 हफ्तों के अंदर अंदर उस नियम को जो इमरजेंसी में लाया गया उसको पास करवाना होता है इन द पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है? तब जाके उसका वैलिडिटी रहता है। अगर 6 हफ्ता पास हो गया ना तो वो जो नया नियम बनाया था प्रेसिडेंट हो या गवर्नर, वो सीज कर जाता है, वो बंद हो जाता है। Limitation on ordinances. The governor cannot promulgate ordinances without the president's instruction in the following cases. कुछ ऐसे केसेस है, ये 3 केसेस है जहां पे गवर्नर को परमिशन लेना होगा प्रेसिडेंट से किसी भी प्रकार का ऑर्डिनेंस पास करने से पहले। पहला, इफ अ बिल विद द सेम प्रोविजंस would require the president's prior sanction. If the governor would need to reserve the bill of the president's consideration, if the bill would be invalid without the president's assent. सिंपल चीज है, कोई ऐसा बिल तुम पास कर रहे हो जिसमें प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होगा तो तुम प्रेसिडेंट के पास ऑब्वियसली जाओगे। दूसरा है, इफ द गवर्नर वुड नॉट नीड टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, जहां पे प्रेसिडेंट्स का कंसिडरेशन चाहिए होगा, ठीक है, वहां पे तुमको जो है प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा, वरना ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाएगा। प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन, तुमको पास करने से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा, वो वाला प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन चाहिए होगा। प्रेसिडेंट ने हामी भर दी कि हाँ ठीक है कर दो पास, तो तुम गवर्नर कर सकते हो। कुछ ऐसे टिपिकल तुम्हारा जो है केसेस होंगे जहां पे गवर्नर को प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा, द जुडिशरी इन इंडिया सिंपल चीज है, हाई कोर्ट है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा होता है हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट है। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा नाम होता है एपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया, हम लोग एपेक्स कोर्ट कहते हैं। एपेक्स मतलब सुप्रीम, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, स्टैब्लिश किया गया था जनवरी 28, 1950 को अंडर आर्टिकल 1241 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जुरिस्डिक्शन इसका पूरा ऑल इंडिया, सारे केसेस, सब प्रकार के केसेस के ऊपर होता है उसका जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एप्लेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ पावर, सब आ जाता है तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये रीड वाला चीज है, इसको एक बार रीड करना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे समझाने लायक कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ होता है। फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, मतलब ये एक लास्ट दरवाजा होता है जो तुम खटखटा सकते हो जब तुम प्रॉब्लम में हो। तुमने लोअर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लोअर कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, तुमको पसंद नहीं आया, तुम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट का तुमने दरवाजा खटखटाया, तुमको पसंद नहीं आया उसका जजमेंट, तुम सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो वो सुप्रीम कोर्ट लास्ट डोर होता है जहाँ पे तुमको खटकाना है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील लास्ट जगह है जहाँ पे तुम अपील कर सकते हो। इट्स द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द जस्टिस इन इंडिया। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के लिए मैंने तुमको पहले ही बताया, अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स कोई छीन रहा है तो तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वरना बाकी सब मैटर में तुमको पहले तो हाई कोर्ट से गुजर के सुप्रीम कोर्ट जाना है। लेकिन अगर तुम्हारा फंडामेंटल मैटर है, कोई केस है जो फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, तो उस मैटर में तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
सोर्सेज ऑफ लॉ, इट्स जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जजमेंट सुना दिया, वो सारे लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट सबको फॉलो करना है, ठीक है, सारे ट्रिब्यूनल्स को फॉलो करना है। हाई कोर्ट सेम चीज है। सम हाई कोर्ट एग्जिस्ट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी थे, उसके बाद भी नए हाई कोर्ट्स बनाए गए आफ्टर 1950, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये। जुरिस्डिक्शन अपने ही एरिया का वो पावर जो है वो इनहोल्ड करता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उसके पास, मतलब अपील हो सकता है, मतलब अपीलेट जुरिस्डिक्शन मतलब ये होता है कि तुम लोअर कोर्ट से, सिविल कोर्ट से तुम जा सकते हो, क्या कहाँ पे बताओ ना, हायर कोर्ट में, जिसको कहते हैं हाई कोर्ट। तुम लोअर कोर्ट से, तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हायर कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो अपील करके, तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। रिट जुरिस्डिक्शन है, रिट अगर लगवाना हो, दे ऑल्सो हैव रिट जुरिस्डिक्शन टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट एंड फॉर अदर पर्पसेस। उसको अगर लग रहा है, जज को अगर लग रहा है कि कोई नहीं, ये जो मैटर है ये फंडामेंटल राइट वाला मैटर है, तो वो रिट जुरिस्डिक्शन सुना सकता है। रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। रिट कुछ प्रकार के रेमिडीज होते हैं जो कोर्ट तुमको देता है, ठीक है। रिट कुछ प्रकार के रेमिडीज है जो कोर्ट तुमको देता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स है, अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट छीन रहा है ना, तो इन रिट्स के मदद से तुम बहुत हेल्प ले सकते हो। रिट्स जो है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिट्स में, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी, को वारंटो, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं बहुत जल्द। अब ये देख लो, रिट्स क्या है, एक प्रकार का रेमेडी है, सोल्यूशन है फॉर योर प्रॉब्लम। जो अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट जो है उसको दिक्कत आ रहा है, तो उसके उस पर्पस की वजह से रिट भी जो है, रिट का जुरिस्डिक्शन भी दे सकता है, रिट का ऑर्डर भी दे सकता है हमारा हाई कोर्ट। स्पेशल पावर, सम हाई कोर्ट एग्जाम्पल बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल jurisdiction for their respective cities, allowing them to try regular civil suits. They can have references made by tribunals like the income tax appellate jurisdiction. तो इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल जो होता है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल क्या है, वो भी एक प्रकार का कोर्ट है, ठीक है। जैसे कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो कंपनीज के बारे में, कंपनीज का मैटर्स देखता है, इसी प्रकार से इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल प्लस इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, उनका मैटर भी देख सकता है हाई कोर्ट, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, रिट जो है वो भैया देने का पावर है किसी किसी कोर्ट में, जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, ठीक है, ये इन सारे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, ये दो है। सिविल कोर्ट जहां पे सिविल मैटर जो है वो वहां पे दर्ज होता है। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मैटर्स जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तुम याद कर लो। फिर है क्रिमिनल कोर्ट्स, कंसिस्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स एंड कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट अलग अलग प्रकार के होते हैं, दो क्लासेस, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ठीक है। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन विच हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड कैन ट्राई ऑल ऑफेंसेस। क्रिमिनल कोर्ट में जो दो प्रकार के जज बैठेंगे ना, जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट बैठते हैं, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इनका भी डिविजन है, मैं तुमको बताता हूँ। पहला तो हो गया यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये तुमको पता ही है। और क्लास के हिसाब से क्या होता है, क्लास इसलिए है यहाँ पे कि हायरकी बताता है, फर्स्ट क्लास क्या है, सेकंड क्लास क्या है। जजेस में भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स में भी। वो क्या होता है वहाँ पे, उनके पास पावर कम रहता है। अगर फर्स्ट क्लास है उसके पास पावर ज़्यादा रहेगा, अगर सेकंड क्लास है उसके पास पावर कम रहेगा। किस प्रकार का पावर कम रहता है, फाइन देने के लिए। पकड़ लो सेकंड क्लास में पावर सिर्फ है 10,000 का फाइन लगाने के लिए, 1 लाख का फाइन नहीं लगा सकता। उसी हाथ सेम ऑन द अदर हैंड फाइनल फर्स्ट क्लास जो है उसके पास पकड़ लो 1 लाख तक का फाइन लगाने का पावर होता है। तो उस प्रकार से पावर डिवाइडेड है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ठीक है। फिर द कोर्ट ऑफ सेशन कैन अवॉर्ड एनी सेंटेंस बट दैट सेंटेंस रिक्वायर्स कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कोई भी सेंटेंस सुना सकता है एक्सेप्ट ऑफ डेथ सेंटेंस, जिसको कंफर्मेशन चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन याद रखना। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो मैजिस्ट्रेट्स बैठेंगे उसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स इन बिग सिटीज, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, ओके। नेक्स्ट है रिट, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है, ये सब ना तुम लोग जब एग्जीक्यूटिव में चले जाओगे ना बहुत डिटेल्ड में पढ़ने को मिलेगा। ये जो जजेस वगैरह है, मेट्रोपॉलिटन जजेस, ये सारे टाइप्स ऑफ रिट्स देखो। रिट्स में भी बहुत
डिटेलली तुमको पढ़ने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ रिट्स में आता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है, मैं तुमको सिंपल माने समझाता हूँ। पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट लॉ अनलॉफुल डिटेंशन। हैबियस कॉर्पस पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। कोई अगर तुमको अनलॉफुली डिटेन कर रहा है ना, पुलिस ऑफिसर अनलॉफुली डिटेन कर रहा है, तो तब भी तुमको हैबियस कॉर्पस, तुम्हारा लॉयर जो है हैबियस कॉर्पस के लिए अप्लाई करेगा। एग्जाम्पल, इफ समवन इज अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, देयर फैमिलीज कैन फाइल अ हैबियस कॉर्पस पिटिशन टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन। ठीक है, क्यों इसको डिटेन किया है बताओ बताओ। उसके बाद है मैंडमस। पर्पस क्या है? टू कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटी। मैंडमस का क्या है बताओ? टू कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी। कोई पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो अपना काम नहीं कर रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल, इफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फेल्स टू प्रोसेस a citizen's application within the stipulated time, a mandamus can be issued to compel them to act। ठीक है, पब्लिक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, तुम केस फाइल कर दोगे मैंडमस का, बोलोगे कि इसको, ये अपना काम नहीं कर रहा है, इसको अपना काम करवाओ, मेरा काम वो करके नहीं दे रहा है। मैंडमस, समझे? प्रोहिबिशन, सब कुछ है भाई, सारा सोल्यूशन है अपने पास, लेकिन सबको पता नहीं होता कि क्या सोल्यूशन है नहीं है, समझे? सब लोग अवेयर नहीं है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ये होता है कि लोअर कोर्ट एंड हायर कोर्ट का बात है। प्रोहिबिशन ऑर्डर क्या होता है? कोई भी लोअर कोर्ट, समझे? कोई भी लोअर कोर्ट मतलब छोटे वाले कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पकड़ लो, वो 4,000 करोड़ का केस जो है लेकर बैठा है, तो उसके ऊपर जो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, वो कहता है कि भाई सुन, प्रोहिबिट कर देता है, प्रोहिबिशन ऑर्डर पास करता है, बोलता है कि 4,000 करोड़ तेरे बस का बात नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो नहीं हो सकता, फैसला नहीं हो सकता, ठीक है, ये हायर कोर्ट में जाना होगा। तो प्रोहिबिट कर देता है उन सारे केसेस को लेने में, ठीक है, प्रोहिबिशन लगा देता है। पर्पस टू स्टॉप ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर, ठीक है, उसके पावर के ऊपर जाके, बाहर जाके वो काम कर रहा है, तो वो एग्जाम्पल, इफ अ लोअर कोर्ट इज अबाउट टू हियर ए केस इट हैज नो अथॉरिटी ओवर। लोअर कोर्ट अगर कोई ऐसा केस सुन रहा है जिसके पास आतंकवादी का केस लेकर चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पकड़ लो भाई मेरे, नहीं हो पाएगा, वो सीधा पार्लियामेंट में जाए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आतंकवादी वाला जो केस है। समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग कोर्ट्स के ना अलग अलग पावर होता है। अपने एक पावर के बाहर जाके अगर कोई कोर्ट जो है वो जजमेंट सुनाने के लिए जा रहा है, तो प्रोहिबिशन रिट पास कर देता है, कैन बी इशूड टू प्रिवेंट इट्स प्रोसीडिंग्स। ठीक है, प्रोहिबिशन रिट पास कर सकता है, समझे? मतलब हायर कोर्ट जो है प्रोहिबिशन रिट पास करेगा। सर्ट्यूररी का मतलब होता है कि टू ट्रांसफर ए केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट। सिंपल चीज है, ऊपर वाले कोर्ट को दिख रहा है, ऊपर वाले कोर्ट को तुमने कंप्लेंट कर दिया, बोला कि देखो ना सर, मेरा जो ये केस है ये तो ऊपर वाले कोर्ट देखेंगे, लोअर कोर्ट नहीं देख सकते, तो आप प्लीज इसको ट्रांसफर करवा लो, तो ये ट्रांसफर हो जाता है। इफ अ लोअर कोर्ट डिसीजन इज बिलीव टू बी इनकरेक्ट और अनजस्ट, है ना, लोअर कोर्ट ने ऐसा डिसीजन सुनाया जो इनकरेक्ट है, अनजस्ट है, तो वहां पे सर्ट्यूररी ऑर्डर पास किया जाता है उस डिसीजन को क्वॉश करने के लिए, उस डिसीजन को बंद करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो वो होता है सर्ट्यूररी ऑर्डर। ठीक है, तुम्हारे बस का बात ही नहीं था, तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारे पावर में ही नहीं आता ये वाला डिसीजन, तुमने सुना दिया, ठीक है, तो उस डिसीजन को बंद करने के लिए देखो, प्रोहिबिशन ऑर्डर है, डिसीजन देने से पहले पास किया जाता है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा, तू प्रोहिबिट करेगा कि तू मत करिए, तू मत ले ये केस, डिसीजन सुनाने से पहले पकड़ लो, डिसीजन सुना दिया तो सर्ट्यूररी ऑर्डर में जो भी तुमने डिसीजन सुनाया उसको हम लोग बंद कर देंगे, वॉश कर देंगे। लास्ट में आता है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो सिंपल चीज ये होता है कि देखो, पहले ये बहुत ज्यादा होता था, अब तो बहुत कम है। रेलवेज में ऐसा होता था कि नौकरी लगता था किसी एक का, वो भेजता था किसी दूसरे इंसान को नौकरी पे, ठीक है, और वो घर में बैठ के ऐश करता था। समझ में आ रहा है? तो वो क्या होता है, को वारंट ऑर्डर, मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर तुम किसी भी पोजीशन में बैठे हो तो तुम किस हक में बैठे हो वो पता करने के लिए तुम को वारंट ऑर्डर पास कर सकते हो। पकड़ लो, तुम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में गए, ठीक है, तुमको दिखा एक बंदा, और तुमको पता है ये बंदा क्लास 4 फेल है, 4th स्टैंडर्ड फेल कर रखा है, और वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बैठ के वो काम कर रहा है। तुमको पता है कि यहाँ पे कुछ झोल है, तो तुम क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाओगे, बोलो को वारंट ऑर्डर, वो किस हक से उस डिपार्टमेंट में बैठा है, उस पोजीशन में बैठा है, वो जानने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। पर्पस टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। एग्जाम्पल, इफ समवन इज
सस्पेक्टेड ऑफ होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विदाउट लीगल ऑथोरिटी, लीगल ऑथोरिटी है नहीं, फोर्थ स्टैंडर्ड फेल है। अ quo warranto can be issued to question the right of the position, किस हक में तुम बैठे हो, ठीक है, quo warranto। अच्छा, नेक्स्ट है हैबियस कॉर्पस रिट। हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी, ये हैबियस कॉर्पस, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन यहां पर है, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, तुमको इसको रीड करना है। क्या करना है? रीड। मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे तुमको सब कुछ समझा दिया है, इसको रीड करना है। थोड़ा बहुत तुम्हारा इंटरप्रिटेशन स्किल जो है वो इंप्रूव हो, इसको रीड करना है। मैंने बहुत ब्यूटीफुली लिख रखा है, इसको थोड़ा बहुत आपको रीड करना है। व्हाट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन? इट इज अ लीगल ऑर्डर इशूड बाय अ हायर कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, पर्पस टू स्टॉप द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स लीगल पावर और जुरिसडिक्शन। समझ में आ रहा है? इस हद तक मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि तुमको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है। इशू क्या था? इशू क्या था? इशू ये था कि इफ अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल छोटे वाले कोर्ट्स, एक्ट विदाउट जुरिसडिक्शन, उसके पावर के बाहर जाके वो काम करे, एक्सीड्स दिस जुरिसडिक्शन, violates rules and law, तब prohibition order पास किया जाता है। What to do? What does it do? It prevents the lower court from continuing with a case or taking actions that are not legally allowed. Lower court का allowed ही नहीं है, उसके पास power ही नहीं है। It is issued before the trial begins to stop any illegal proceeding. ये इशू किया जाता है ट्रायल स्टार्ट होने से पहले इलीगल प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये प्रोहिबिशन पहले पास किया जाता है, उसके बाद पास किया जाता है सर्ट्योररी ऑर्डर। जब तक कि ना जब तक डिसीजन आ गया, हैज ऑलरेडी मेड अ डिसीजन। देखो ना, व्हेन इट इज इशूड, द रिट इज इशूड आफ्टर द लोअर अथॉरिटी हैज ऑलरेडी मेड अ डिसीजन। डिसीजन सुना दिया, अब डिसीजन को रोकना है, तो तब ये सर्ट्योररी ऑर्डर पास करते हैं। तो ठीक है, इसको मैंने बार बार बहुत अच्छे से इसको ना मैंने ड्राफ्ट किया, सो दैट तुमको डाउट ना है, सेल्फ रीड जब करोगे डाउट ना है, तो इसको रीड कर लेना है। यहाँ पे खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपको नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाले जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये इस पे मैसेज करना है। किसी भी प्रकार का डाउट, छोटा से छोटा डाउट, बड़ा से बड़ा डाउट, मैसेज करना है, हम लोग रिप्लाई करेंगे, बिंदास आप लोग एग्जामिनेशन दे पाओगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी मिलेंगे, बहुत बवाल वाला चैप्टर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी एंड गेस, बाय बाय, टेक केयर।